Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 7 अक्टूबर 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये लेक्चर यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो मेक श्योर करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग रख लें। इस चैनल में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइव मिंट हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का दोस्तों जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप लोगों से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है और वो सारे एमसीक्यूज़ आप अच्छे से तभी सॉल्व कर पाओगे जब पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप सुनोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके फिर से आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस रेलिवेंट इस सेशन को। हमारे सेशन में सभी टॉपिक्स जैसे कि एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकॉनमी, जो भी यहाँ पर इन टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर्स होते हैं सबको अच्छे से डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है ये जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर एक स्थल न्यूज़ में बना हुआ है जिसका नाम है बोजनाकोंडा। तो ये जो जगह ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये एक बुद्ध स्थल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख पाओगे एक बुद्ध की मूर्ति भी नज़र आती है मेडिटेशन के पूरे फॉर्म में। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो अभी ना रिसेंटली यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर साइट है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई है। हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ पर कुछ पैसा खर्चने की बात की है। इस पूरे एरिया को यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर पूरी तरह से डेवलप करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। कौन सी साइट को? भोजनाकोंडा साइट। तो यहाँ पर ये जो स्थल आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये जो साइट है ना, इसको खोजा गया था अलेक्जेंडर रिम के थ्रू 1906 में, उस समय के दौरान की बात है ये। और मैं आपको बता दूं, ये जो बोजनाकोंडा नाम है इसको ओरिजिनली हम लोग बुद्धिनी कोंडा के नाम से जानते हैं, यानी हिल ऑफ बुद्धा के नाम से जाना जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे ये जो नाम है इसको दूसरे नाम से जाने लगा और यहाँ पर नाम भोजनाकोंडा कर दिया गया। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो यहाँ पर इस पूरी पहाड़ी पर प्रैक्टिस किया करते थे आज से लगभग 2000 साल पहले। इस वजह से यहाँ पर बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ दोस्तों जो समुद्रगुप्ता पीरियड चला था, उस समुद्रगुप्त पीरियड के दौरान जो गोल्ड कॉइन थे, ठीक है, सोने की जो यहाँ पर मुद्राएं थीं उस समय पर, उस पीरियड को जो बिलोंग करती थी, प्लस चालुक्य किंग का जो यहाँ पर शासन चला उस समय पर कॉपर कॉइन्स आए, ठीक है। जो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आंध्र सतवाहनास हो गए, वहाँ पर उनके समय के कॉइन्स हो गए। ये सारे कॉइन्स यानी अलग अलग पीरियड के जो सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कवर करी गई हैं, वो सब यहाँ पर खोजी गई हैं। कुछ मटके वगैरह भी यहाँ पर खोजे गए हैं इस पर्टिकुलर साइट पर, इस स्थल पर, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस स्थल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों क्या है? वैसे तो आपको बता दिया, ये जो पूरा का पूरा ये स्थल है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बुद्धिज़्म से पूरी तरह से रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अच्छा फीचर यह है कि बुद्धिज़्म के 3 फेस होते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, हिनायन, महायान और वज्रायन। तीनों के तीनों फेसेस से संबंधित यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्थल पर देखने को मिलते हैं। यानी तीनों फेसेस जो बुद्धिज़्म के उनके फीचर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। उसके अलावा जब आप इस स्थल को विजिट करोगे तो यहाँ पर काल भैरव जी का भी यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। काल भैरव जिनका जो सर है वो यहाँ पर लॉर्ड गणेश का हेड यहाँ पर दिया गया है। जो कोंच, जो यहाँ पर शंख होता है, वो जो शेल्स है वो यहाँ पर वो पहने हुए हैं, तो वो वाला स्टैचू भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एक बुद्धिस्ट मॉन्क का स्टैचू भी आपको यहाँ पे नज़र आता है जिनका नाम है हरती। ये स्टैचू भी यहाँ पर इसी स्थल पे खोजे गए हैं, यहीं पर डिस्कवर करे गए हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पे आपको गुफाएं देखने को मिलती है ना, ये वाली जो गुफा है, ये गुफा डबल स्टोरी है, यानी कि डबल मंजिल की है। एक नीचे भी एक ऊपर भी है, 2 गुफाएं यहाँ पर ऊपर नीचे आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये जो गुफा है दोस्तों ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ऐसे चकोर शेप में है। और यहाँ पर जो दरवाजे हैं गुफा के, इस दरवाजे पर जो द्वारपालक हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों साइड पर, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उनका भी जो स्टैचू वगैरह है वो यहाँ पर बनाया गया है। प्लस
उसके साथ साथ इसी स्थल पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रॉक कट स्तूपा आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक सिंगल से स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा स्तूप बनाया गया है जो यहाँ पर चट्टानों को काट के बनाया गया है। जो रॉक कट केव्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, कई सारी ऐसी मूर्तियाँ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि केवल और केवल एक ही पत्थर से बनाई गई हैं। एक ही पत्थर को काट कर यहाँ पर उसको तैयार किया गया है, एक फिगर का शेप दिया गया है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला ये 2 केव्स हैं, ऊपर नीचे डबल मंजिल आपको देखने को मिलेगी। जो ऊपर वाली केव है वहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर इस प्रकार से दरवाज़ा है, डोरवे है, और वहाँ पर जो दोनों साइड हैं, दोनों साइड पर यहाँ पर बुद्धा जी बैठे हैं मेडिटेशन की फॉर्म में, मेडिटेशन के पोस्चर में, आप ये देख पाओगे। 2 मंजिला गुफा है। अगर यार मैं फ़ोटो नहीं लेकर आया हूँ, आप सर्च करोगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। जो नीचे वाली गुफा है वहाँ पे द्वारपालक बैठे हैं दोनों साइड पर, और ऊपर वाली गुफा पे यहाँ पर गौतम बुद्ध का यहाँ पर जो स्टैचू है वो बना हुआ है, बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है, जो कि मेडिटेशन के पोस्चर में बैठे हुए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और वही एक सबसे मेन अट्रैक्शन है, जो लोग घूमने जाते हैं उसी चीज़ को देखने के लिए जाते हैं। ये जो पूरी पहाड़ी है, क्योंकि ये पूरा स्थल पहाड़ी के ऊपर है, इस पूरी पहाड़ी के जस्ट ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे और भी कई सारी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। कुछ यहाँ पे मोनेस्ट्री, कुछ मठ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जो धीरे धीरे यहाँ पर कम होते हुए चले गए। खैर, ये हम लोग अभी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में निकल कर आया है। तो इस एरिया को, इस स्थल को और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे और ज़्यादा विकास होगा, इसके लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर ये पूरा बोजनाकोंडा साइट जो है, ये स्थल जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे प्लैटिपस के बारे में। ये जो आपको मैमल दिख रहा है दोस्तों, ये प्लैटिपस है। जब ये छोटा होता है या फिर पैदा हुआ होता है तो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। बड़ा होने के बाद में प्लैटिपस कुछ ऐसा नज़र आता है। इसकी जो चोंच है वो बिल्कुल आप देख पाओगे काफ़ी आगे निकली हुई होती है। इसका एक इंपॉर्टेंस भी है, इंपॉर्टेंस क्या है वो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो प्लैटिपस आज के समय पर न्यूज़ बना हुआ है, और आज से कुछ दिनों पहले भी प्लैटिपस चर्चा में था। एक नई रिसर्च आई है, उस नई रिसर्च ने हमें ये बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो 2019-20 में जंगलों में आग लगी थी, आपको पता होगा, एक बहुत ही भयानक सिनेरियो हमको देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2019-20 के अंदर में। तो उसके बाद से कई सारे जो जानवर है वो ख़त्म हो गए, और बोला जा रहा है कि यहाँ पर नई रिसर्च ने रिवील किया है कि जो प्लैटिपस वहाँ पर प्रेजेंट थे वो भी यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। और इस बहुत बड़े घटना के बाद में तो बहुत ही तेज़ी से प्लैटिपस की संख्या कम हो चुकी है, डिसअपियर हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। इस वजह से यहाँ पर जो ये प्लैटिपस है वो हमारे न्यूज़ में बने हुए हैं। प्लैटिपस बेसिकली देखने में बत्तख की तरह लगता है। ठीक है, आप अगर देखोगे प्लैटिपस का ये फोटो अगर आप देखोगे, बत्तख की तरह लग रहा है, लेकिन इसका जो ये चोंच है ना, ये कहीं ना कहीं बत्तख की तरह लग रही है, और इसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर प्लैटिपस की जो ये चोंच है ना, इसका एक इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने बोला, इंपॉर्टेंस थोड़ी देर में बताऊँगा ताकि आपको जो ये ट्विस्ट है वो ख़त्म ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये मैमल है, प्लैटिपस एक मैमल है जो कि अंडे भी दे सकता है, प्लस यहाँ पर इनकी एक छोटी छोटी स्पीशीज़ देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पर इनका मेन काम है समुद्र के अंदर से या पानी के अंदर से जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको ये खाने का काम करते हैं। नॉक्टर्नल हंटर्स होते हैं, रात में यहाँ पर शिकार करने का ये काम करते हैं। ब्रीडिंग सीजन जब चलता है तो साथ में सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में स्पेशली जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड हो गया, ये ईस्टर्न रीजन हो गया, इस पर्टिकुलर रीजन में आपको बहुत सारे जो ये प्लैटिपस है वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे इनकी संख्याएँ कम हो रही हैं, इसी वजह से तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो प्लैटिपस कहाँ पे पाए जाते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक और आइलैंड है तास्मेनिया नाम का, वहाँ पर भी। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का ये क्वींसलैंड हो गया। ठीक है, ये ईस्टर्न पोर्शन हो गया। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन पर ये आपको प्लैटिपस देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ नीचे आपको ये तास्मानिया देखने को मिल गया, यहाँ पर भी आपको प्लैटिपस देखने को मिल जाते हैं। तो इधर ये ईस्टर्न साइड आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं उसके बाद। अब बोला जा रहा है कि जब अपीयरेंस की बात करते हैं प्लैटिपस की, तो प्लैटिपस एक छोटा सा जानवर है, एक छोटा सा मैमल आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो फर वगैरह हैं वो वाटर प्रूफ फर हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रकृति की देन ऐसी है कि ये जो प्लैटिपस है, इसकी जो यहाँ पर चोंच आपको देखने को मिल रही है, जो इसकी बिल है बेसिकली जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसके अंदर में एक स्पेशलाइज नर्व एंडिंग्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। तो इनके पास में इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। इस इलेक्ट्रो रिसेप्टर के माध्यम से ये अपना शिकार करने में सफल होते हैं। कैसे? तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रो रिसेप्टर है इनके चोंच के अंदर में, इससे होता क्या है कि सामने अगर कोई शिकार है इनका, तो वो शिकार अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है तो उन करंट को डिटेक्ट करने का काम, उनको पकड़ने का काम ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर करते हैं, जिसके माध्यम से जो ये प्लैटिपस है वो अपने शिकार के ऊपर हमला कर सकता है, उसको पकड़ सकता है। ये यहाँ पर इसकी एक खास बात है।
बाकी डाइट की बात करेंगे यानी क्या खाना पसंद करता है, तो एक कार्निवोरस मैमल होता है, यानी अलग अलग छोटे छोटे और दूसरे जानवर को खाना पसंद करता है। स्पेशली यहाँ पर जो एक्वेटिक क्रीचर्स होते हैं, यानी कि जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले और दूसरे एनिमल्स हैं, उनको खाने का ये काम करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, वो है प्लेटिपस का कंजर्वेशन स्टेटस। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा इसका IUCN में कौन से कैटेगरी में आता है ये। तो प्लेटिपस आज के समय पर नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। नियर थ्रेटेंड का मतलब है ये खतरे के जस्ट पास में है, यानी कि अगर हमने इसकी सुरक्षा नहीं की, इनकी पॉपुलेशन को नहीं बचाया, तो आने वाले समय पर जल्दी यहाँ पर इनकी प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्लियर? आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना यार। हमारा टारगेट होता है रोजाना के बेसिस पर 2000 लाइक्स का। प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हो। कल वाला वीडियो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, उन्हें लगता है वीडियो बंद हो गया। आप लोग प्लीज़ बताओ और शेयर करो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ में, और बताओ कि हाँ ये वीडियो वापस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। रिसेंटली ये चर्चा में आया है, पिछले 2 दिनों से लगातार बहुत सारी खबरें पब्लिश हो रही हैं, सबको पता है। तो दोस्तों होता क्या है कि हाल ही में एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है, एक बहुत खतरनाक बाढ़ आती है सिक्किम के अंदर में। स्पेशली एक झील है जिसका नाम है साउथ लोनाक झील, इसके अंदर बाढ़ आई, जिसकी वजह से वो जो बाढ़ है आसपास के एरिया में फैली, जिसकी वजह से लगभग 10 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बहुत सारे हमारे आर्मी के लोग हैं वो मिस हो चुके हैं, वो अभी तक मिले नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद खबर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है वो चर्चा में है कि आखिरकार ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है। ये नाम ध्यान रखना क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, GS पेपर नंबर में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। तो दोस्तों ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं पहले ये समझना होगा, उसके बाद आपको GLOF समझ में आएगा। अब होता क्या है दोस्तों, जो हमारी पहाड़ हैं, काफ़ी सारे बर्फीले पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, और वो जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रही है। रीज़न क्या है? रीज़न है क्लाइमेट चेंज, लगातार टेम्परेचर का बढ़ना, पॉल्यूशन का इंक्रीज़ होना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ये बर्फ़ है वो लगातार पिघल रही हैं, और बर्फ़ पिघलने के बाद में इस प्रकार से आसपास झील बना रही हैं। जैसे एक झील ये बनी हुई है, और यहाँ की जो बर्फ़ पिघल पिघल के सारा पानी इसमें इकट्ठा हो गया, झील बन गई। अब क्या हुआ, इसमें पानी बहुत सारा भर चुका है, ठीक है, और वो सारा पानी एक नदी के माध्यम से इस तरीके से आप देख पा रहे हो बाहर निकल कर आ रहा है और बहकर निकल जाता है। समझ गए? लेकिन अभी झील भी भरी पड़ी है, नदी में पानी भी तेज़ी से निकलता चले जा रहा है। इधर गाँव वगैरह से आप देख पाओगे, पूरा गाँव वगैरह यहाँ से पानी आराम से बहकर निकल जा रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि अचानक से इतनी तेज़ी से बर्फ़ पिघलने लगा कि जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स के बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े टूट कर सीधा झील के अंदर में गिरने शुरू हो गए। जब बड़ा टुकड़ा टूट कर झील के अंदर में गिरेगा तो उससे क्या होगा, जो ये पानी है, जो झील का पानी है, वो ओवरफ्लो होगा, एकदम से तेज़ी से बाहर फेंकेगा, और तेज़ी से जब बाहर फेंकेगा तो अचानक से इस नदी के अंदर बाढ़ आ जाएगी, और उस बाढ़ की वजह से ये आसपास के गाँव जो है, यहाँ सभी जगह पर पानी पहुँच जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। समझ गए? तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझाया। जब बड़े मात्रा में यहाँ पर पानी भरा पड़ा है और बड़े साइज़ का जो ऊपर से बर्फ़ है वो भी टूट कर गिर गया, जिसकी वजह से एकदम से पानी का बहाव आया, सीधा यहाँ पर नदी में पानी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद में आसपास के क्षेत्र में फैल गया। ऐसे ही सिनेरियो हमें कुछ सिक्किम में भी देखने को मिला। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इस प्रकार की जो खतरनाक बाढ़ है, इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया, या बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश होने लगी। भाई झील पहले से भरी पड़ी है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से भी झील भर गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी सारा का सारा यहाँ पर नदी में भरेगा, नदी भी ओवरफ्लो करने लगेगी, आसपास के एरिया डूबने लगेंगे। तो ये जो सिनेरियो अभी कौन से झील में देखने को मिला है, वो है साउथ लोनाक झील में। ये झील कहाँ पर है? नदन सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ों में ये झील देखने को मिलती है। कहाँ पे सिचुएटेड है? लगभग यहाँ पर 5200 मीटर की ऊंचाई पर। और मैं आपको बताऊं ये झील कैसे बनी है। ये झील ऐसे ही बनी है जैसे ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ पिघलने के बाद में वो सारा पानी एक जगह पर इकट्ठा होता चला गया और उसके बाद ये साउथ लोनाक झील बनकर आई है। समझ गए? तो ये झील कहीं ना कहीं आज के समय पर तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, और ऐसी कई सारी झील हैं जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, अपने साइज़ को एक्सपैंड करती हुई चली जा रही हैं। अब वो सिक्किम कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सिक्किम आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के ऊपर सिक्किम है, सिक्किम जो कि भूटान, नेपाल और चाइना के साथ में बॉर्डर्स को शेयर भी करता है। अब बात यहाँ पर यह है कि जो साउथ लोनाक झील के बारे में हम बात कर रहे थे, ये अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से फैलने वाली ग्लेशियर लेक आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं पिछले 46 सालों के अंदर, यानी 1962 से लेकर 2008 के बीच में अगर आप देखोगे 2 किलोमीटर ये झील फैल चुकी है।
तो इस वजह से यहाँ पर ये जो खतरा है वो सामने हमको अभी देखने को भी मिला। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात की जा रही है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, जिसको हम NIIF के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने एक कोलैबोरेशन किया है, ठीक है, या फिर कह सकते हो एक कोलैबोरेशन में आ चुका है। वो कोलैबोरेशन क्या है? वो कोलैबोरेशन बेसिकली जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ में है कि वो यहाँ पर लगभग 600 मिलियन रुपीज़ यहाँ पर खर्चने वाले हैं इंडिया जापान फंड के अंदर में। ये पैसा यहाँ पर आप कह सकते हो लेकर आने वाले हैं, जिस वजह से ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो यहाँ पर चर्चा में है, क्योंकि अभी इसी पर्टिकुलर कोलैबोरेशन में उसने भी कदम रख दिया इंडिया जापान के इस फंड के बीच में। इस वजह से NIIF चर्चा में है और इसी वजह से आपने एग्जाम की पर्सपेक्टिव से NIIF के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये एक इन्वेस्टर ओन्ड फंड मैनेजर है, ठीक है। अब कौन चलाती है इसको? भारत सरकार चलाती है। भारत सरकार यहाँ पर कोलैबोरेशन करके रखती है अलग अलग जितने भी दुनिया भर के हमारे कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी निवेशक हैं, हमारी कंट्री के जो निवेशक हैं, उनके साथ में कोलैबोरेशन करके यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है, इसको चलाया जाता है। तो यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मेन निवेशक हैं, है ना, उन्हीं के थ्रू ओन करने वाला ये एक फंड मैनेजर है, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखो, ये भारत का पहला सोवरेन वेल्थ फंड है जिसको साल 2015 में बनाया गया। ये एक ऐसी संस्थान है, इसको क्यों बनाया गया? इसके पीछे का रीज़न है कि भाई यहाँ पर ये पहली बात तो इसमें पैसा रखा जाएगा किस चीज़ के लिए? पहली बात, इसमें ढेर सारा इन्वेस्टमेंट होगा और ये जो फंड जो इकट्ठा होगा वो फंड हम कहाँ पे खर्चेंगे? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पर हमारा ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्राउन फील्ड भी हो सकता है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यह है कि मान लो आपने पूरा स्क्रैच से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक प्लॉट है ये, ठीक है। अब इस प्लॉट पर हमें हॉस्पिटल बनाना है, तो हॉस्पिटल हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत से बनाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यहाँ पर ये हेल्प करता है हमारा NIIF। एक होते हैं एग्जिस्टिंग का मतलब, सपोज यही एग्जाम्पल लेते हैं वापस से, ये प्लॉट है, इस प्लॉट पर हॉस्पिटल बना हुआ है, 2 मंजिला बना हुआ है, हमें इसके ऊपर 2 मंजिला और बनाना है, इस हॉस्पिटल को एक्सपैंड करना है। तो पहले से ये प्रोजेक्ट तैयार था, एग्जिस्टिंग था, इसके ऊपर बस खाली 2 मंजिला और तैयार करना है हमें, तो वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के अंदर में या फिर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशन है NIIF, आपको ये देखने को मिलेगा। तो NIIF का जो मेन प्राइमरी गोल है वो क्या है? वो यही है कि यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर में। समझ गए? अब NIIF जो ये फंड्स हैं, ये 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होता है मास्टर फंड, एक होता है फंड ऑफ फंड्स। मास्टर फंड क्या होता है? ये जो फंड होता है मास्टर फंड, इसका मेन फोकस है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल सड़क बनानी है, पोर्ट्स बनाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, पावर सेक्टर में कुछ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो फंड है वो खर्चा जाता है। तो ये जो मास्टर फंड है ये इन्वेस्ट करता है अलग अलग बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के अंदर में, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा जो ये काम है वो यहाँ पर किया जाता है। एक होता है फंड ऑफ फंड्स। ये फंड ऑफ फंड्स का मेन काम क्या है? ये काम करता है, देखो, जो हमारे फंड्स मैनेज किए जाते हैं फंड मैनेजर के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारा एक रिनोन्ड फंड मैनेजर है, ठीक है, जो फंड को सारा मैनेज कर रहा है, उसके फंड में इन्वेस्ट करा जाता है यहाँ पर। तो जो हमारे फंड मैनेजर हैं वो काफ़ी सारा जो फंड्स है वो इकट्ठा कर लेते हैं अलग अलग यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर NIIF के बारे में बेसिक सी जानकारी है जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो इन्वेस्टर्स के थ्रू ओन करने वाला एक पूरा फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेगा, जिसका मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेशल फोकस करना। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक मकड़ी है जो कि चर्चा में बनी हुई है, इसका नाम थोड़ा यहाँ पर अजीब सा आपको देखने को मिलेगा, साइंटिफिक नेम है हैप्लोक्लेस्टस नीलग्रेंसिस, क्योंकि नीलगिरी हिल्स के अंदर में, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो आपको पता है केरला तमिलनाडु में फैली हुई है, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पर ये मकड़ी पाई गई है, जिस वजह से मकड़ी न्यूज़ में है। तो हाल ही में जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनका कहना यह है कि जो ये हैप्लोक्लेस्टस नीलग्रेंसिस है ये एक टेरेंटुला की स्पीशी है। टेरेंटुला बेसिकली ये वाली मकड़ी होती है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली मकड़ी, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है जिसपे कई सारे हेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये होती है टेरेंटुला। तो टेरेंटुला का ही एक प्रजाति है हैप्लोक्लेस्टस, जो रिसेंटली यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरे में हो रही है। यानी कि ये जो मकड़ियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरा फेस कर रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इनकी प्रजातियाँ कम होती हुई नज़र आ रही हैं, जिस वजह से न्यूज़ में है। तो हैप्लोक्लेस्टर नीलग्रेंसिस के बारे में जानेंगे। ये
नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाने वाली नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में दोस्तों। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ये आपको मैप देखने को मिलेगा इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया का। ये केरला हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ऊपर कर्नाटका हो गया, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हो गए। और यहीं पर आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर यह मकड़ी पाई जाती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से तेज़ी से ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इन मकड़ियों में जो मेल्स होते हैं, मेल्स थोड़े से साइज़ में छोटे होते हैं फीमेल से, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मेंशन ये भी किया जा रहा है कि जो ये मकड़ी है, इसको काफ़ी बड़ा खतरा इसलिए भी पहुंचा क्योंकि इसका इलीगल व्यापार होता है। इलीगल व्यापार होने के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी यहाँ पर इनकी संख्या कम हो रही है, जो कि वो टेम्परेचर झेल नहीं पा रही हैं ये। फिर बात आती है टेरेंटुला की। तो टेरेंटुला एग्जैक्टली है क्या दोस्तों? तो टेरेंटुला यहाँ पर एक बड़े साइज़ की हेरी स्पाइडर, एक ऐसी मकड़ी जिसके ऊपर कई सारे बाल आपको देखने को मिलते हैं। ये थेराफोसिडाई फैमिली से बिलोंग करती है। टेरेंटुला की लगभग 900 से ज़्यादा स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं दुनिया भर में। एंटार्क्टिका को छोड़कर, ध्यान रखना, एंटार्क्टिका जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, उसको छोड़कर सभी जगह पर पूरे दुनिया भर में ये स्पीशीज़ पाई जाती हैं। केवल एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं, सभी जगह पर पाई जाती हैं। उसके अलावा ये जो स्पीशी देखने को मिलती है टेरेंटुला, ये बहुत धीरे धीरे मूव करती है अपने 8 हेरी लेग्स के माध्यम से, ठीक है। उसके अलावा नॉक्टर्नल प्रेडेटर्स हैं, रात में अपना शिकार करने का काम करती है। और जो एडल्ट टेरेंटुलाज होते हैं, इनकी जो एवरेज लंबाई होती है लगभग वो 13 सेंटीमीटर्स तक होती है, लेकिन जब वो अपने आप को फैलाते हैं, लेग को स्पैन करते हैं, तो लगभग 11 इंचेस तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। इनके जो पैर हैं ये इसको और ज़्यादा फैला सकते हैं 11 इंचेस तक। तो 11 इंचेस तक जब पैर को फैलाएंगे तो इनका जो साइज़ है वो 13 सेंटीमीटर से बढ़कर 28 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब ये चीज़ें यार पूछने वाले नहीं है, बस खाली टेरेंटुला ध्यान रखना है, टेरेंटुला एग्जैक्टली क्या है। नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये पहाड़ियाँ वेस्टर्न घाट्स में फैली हुई हैं, स्पेशली तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के अंदर में। ये आपने अभी जो फोटो है वो एग्जैक्टली देख लिया है। अब यहाँ पे पहाड़ियाँ, कई सारी चोटियाँ हैं, ठीक है, जिसमें से जो हाईएस्ट पॉइंट है वो तमिलनाडु के अंदर में है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दोड़ा बेता। तो लगभग ये 8652 फीट की ऊंचाई पर एक हाईएस्ट पॉइंट आपको तमिलनाडु के अंदर में देखने को मिल जाता है हमारे नीलगिरी पहाड़ियों का। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में चर्चा करेंगे। क्वांटम डॉट्स को लेकर अभी केमिस्ट्री के अंदर में जो नोबेल प्राइज़ है वो दिए गए हैं। साल 2023 का नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया है 3 लोगों को, और तीनों लोग में से तीनों के नाम क्या गए हैं? एक का नाम है मोंगी जी बोवेंदी, दूसरे का नाम है लुइस ए ब्रोस, और तीसरी है एलेक्सा ई एकिमोव। तो इन तीनों लोगों को यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री के सेक्टर में। आपको पता होगा, चर्चा में था और मैंने द हिंदू के वीडियो में डिस्कस किया था, बट ये वीडियो भी कई सारे लोग देखते हैं तो इसमें भी डिस्कस करना बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि इन तीनों लोगों को ये नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री क्यों दिया गया। रीज़न यहाँ पर यह है कि इन तीनों ने मिलकर जो क्वांटम डॉट्स है उनकी डिस्कवरी की है। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं दोस्तों, आओ मैं आपको बताता हूँ। क्वांटम डॉट मतलब होता है आर्टिफिशियल डॉट, या फिर बेसिकली ये है ना हमारे सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स होते हैं। अब सेमीकंडक्टर आपको पता है ना, जैसे हम कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़, आपका मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी आपके आसपास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, सभी के अंदर में सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वांटम डॉट्स भी यहाँ पर इसी प्रकार से एक आर्टिफिशियल एटम है, एक सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल है, जिसका यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। क्वांटम डॉट की जो पहली थ्योरी है वो 1970 में हमको देखने को मिली थी। देन उसके बाद में सक्सेसफुली इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लाई गई। बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर वाले सब्सटेंस होते हैं दोस्तों, उनको हम लोग क्वांटम डॉट की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कैडमियम हो गया, सेलेनाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, इंडियम आर्सेनाइड हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग क्वांटम डॉट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो हमारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ और सेमीकंडक्टर सब्सटेंस होते हैं, उन सब में क्वांटम डॉट की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्वांटम डॉट के ही फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। क्वांटम डॉट का जो साइज़ है, कॉम्पोजिशन है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये जो क्वांटम डॉट की डिस्कवरी की गई है, इसका हम करेंगे क्या? कहीं पे हम यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, डिस्प्ले में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज के समय में जो आपका टीवी, मॉनिटर हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए जिसमें डिस्प्ले होती है, ठीक है, उस डिस्प्ले की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें कलर को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर ये वाली जो क्वांटम डॉट्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। और ना केवल डिस्प्ले में, उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले में जब यूज़ करेंगे ना, तो एक तो सस्ता बैठेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, लोअर पावर कंजम्पशन होगा, तो ज़्यादा बिजली भी नहीं खाएगा। ये यहाँ पर सबसे बड़े फ़ायदे हैं इसके। दूसरा, फोटोवोल्टेक्स में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता होगा हम तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते बढ़ते जो हमारे ये क्वांटम डॉट्स हैं,
इन क्वांटम डॉट्स का हम यूज़ कर सकते हैं अपने सोलर सेल्स के अंदर में। आपको पता है सोलर पैनल की हम लोग बात करते हैं, तो सोलर पैनल्स जो दोस्तों हमारे होते हैं ना, उनके अंदर में हम इसका क्वांटम डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सोलर पैनल्स और ज़्यादा बढ़िया होगा, सन की लाइट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकेगा, बढ़िया एनर्जी प्रोड्यूस करके हमको दे सकेगा। और इतना ही नहीं, लास्ट में हम यहाँ पर इसको बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये छोटे साइज़ के क्वांटम डॉट्स हैं दोस्तों, इनका यूज़ किया जा सकता है मेडिकल इमेजिंग के अंदर में, बायो सेंसर्स में, प्लस कुछ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के अंदर में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो ये यहाँ पर इसके कुछ यूजेस हो सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपको फोटो देखने को मिल जाएगा। ये ब्लू एलईडी हो गई, ये हो गई क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स में कई सारे कलर, आपको वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको एक बढ़िया एफिशिएंसी प्रोवाइड करवाता है, एक बढ़िया कलर आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाने का काम करता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया। ठीक है, तो इसका यूज़ इन सभी जगह में किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है VSHORAD के बारे में। वी शोरट कह सकते हो। यह है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये न्यूज़ में है, तो आपने इसके बारे में ज़रूर से पढ़ना होगा। खबर क्या है पहले ये जान लेते हैं। न्यूज़ ये निकल कर आई है कि जो इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने हाल ही में यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और उसके तहत यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो VSHORAD है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये हमारे देश में ही बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के 30 यूनिट्स को हमारी डिफेंस सेक्टर में परचेज़ किया जाएगा, जो हमारी डिफेंस सेक्टर के लिए यहाँ पर परचेज करने वाले हैं। इस वजह से यहाँ पर VSHORAD चर्चा में है। तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में अगर आपसे कुछ पूछा गया तो सीधा आपको VSHORAD के बारे में पूछा जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम लोग मैनपेड के नाम से भी जानते हैं। यानी VSHORAD कैसा दिखाई पड़ता है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसको एक इंसान अपने कंधे पे रख के भी दाग सकता है, ये आप देख पाओगे। जब मैनपेड की बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी एक इंसान यहाँ पर इसको इधर से उधर लेकर ट्रैवल कर सकता है। और यहाँ पे मान लो हमारे आसमान में आसपास कहीं पर खतरा है, दुश्मन का हेलीकॉप्टर है या कुछ भी एयरक्राफ्ट है, उसको अगर उड़ाना हो तो इसी मैनपेड का यूज़ किया जा सकता है, और इसमें से यहाँ पर मिसाइल दाग कर दुश्मन के ऊपर अटैक किया जा सकता है। समझ गए। अब बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों ये जो VSHORAD है, ये मैनपेड है। मैनपेड क्या होता है ये आप समझ गए। लो ऑल्टीट्यूड में अगर आपके आसपास, आपके आसमान में कोई खतरा है, दुश्मन है, शॉर्ट डिस्टेंस में आपने उसको गिराना है, तो आप आराम से इससे हिट कर सकते हो। ये ना शॉर्ट रेंज की है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, शॉर्ट रेंज है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। आप यहाँ पे सतह पर एक इंसान खड़ा होकर अपने कंधे पर रख के इसको दाग सकता है आसमान के अंदर में। ठीक है, इसको फायर किया जा सकता है एक अकेले व्यक्ति के थ्रू भी, या फिर कुछ छोटे ग्रुप यानी 2-3 पर्सन मिलकर भी यहाँ पर इसको दाग सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया है, इसको डेवलप किया है, किसने किया है? ये सारा काम DRDO की साइड से किया गया है। DRDO का जो यहाँ पर रिसर्च सेंटर इमेरेट है, इन्होंने यहाँ पर इसको तैयार किया है। हैदराबाद की यहाँ पर लेबोरेटरी है, उन्होंने यहाँ पर इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है, ध्यान रखना। और ये जो मिसाइल है, इसका हम इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो हमारी डिफेंस ने इसकी 30 यूनिट को परचेज़ किया है। वो 30 यूनिट जो परचेज़ की गई हैं, वो किसके लिए परचेज़ की गई हैं? हमारी इंडियन आर्मी के लिए, ये आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है प्राइमरली, वो यहाँ पर इसका यूज़ करेगी, आपने ध्यान में रखना, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। वो इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को लेकर। इसके फीचर्स क्या क्या हैं अब वो जानने की ज़रूरत नहीं, आप पहले जान चुके हो। इसमें कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है जो आपको एग्जाम में सीधा हेल्प कर सके ना। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगेन एक और रेलिवेंट आर्टिकल है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 2 हेल्थ। यहाँ पे बात की जा रही है NAFLD के बारे में, दैट इज़ नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। आपने सुना होगा शराब पीने से, अल्कोहल पीने से यहाँ पर जो लीवर है वो ख़राब हो जाता है, इंसान की जान चली जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं कि बिना शराब पिए, बिना दारू पिए, बिना अल्कोहल के भी यहाँ पर जो लीवर है उसमें फैट जम जाता है, उससे भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो जो अल्कोहल वाले यहाँ पर फैटी लीवर होता है वो अलग है, हम नॉन अल्कोहल वाले फैटी लीवर डिजीज़ की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये तो आपका हेल्दी लीवर हो गया, ये फैटी लीवर हो गया जिसपे काफ़ी सारा फैट जम चुका है, लीवर खराब हो चुका है। समझ गए। तो हाल ही में यहाँ पर कुछ रिसर्चेस उन्होंने रिवील किया है कि जो ये नॉन अल्कोहल वाला फैटी लीवर डिजीज़ है, ये कहीं ना कहीं हमारी पर्सनली डिसऑर्डर से भी लिंक होता है। कैसे, वो आपको समझाता हूँ। पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होता क्या है। दोस्तों ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी में जो हमारा लीवर है, लीवर के ऊपर में बहुत सारा फैट जम जाता है, और ये केवल अल्कोहल के यूज़ की वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम अल्कोहल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो
एल्कोहल की वजह से जब लीवर खराब होता है तो उस बीमारी को हम बोलते हैं एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज। यहाँ पर शराब बिना पिए ही लिवर के अंदर में फैट जम चुका है, उसको हम NaFLD बोलते हैं। और NaFLD भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है NaFL यानी नैनो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और एक होता है यहाँ पर NaSH दैट इज नोन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको दो देखने को मिल जाते हैं, NaSH और NaFL। तो दो प्रकार के यहाँ पर ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होते हैं, दोनों के बारे में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों ये जो NaFL वाला है, ठीक है, दोनों नॉन अल्कोहलिक है, पहले मैंने आपको बताया इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। जो ऊपर वाला है NaFL वाला, ठीक है, ये भी NaFLD का यहाँ पर एक फॉर्म है। तो इसमें जो लीवर है उसमें फैट जम जाता है, लेकिन फैट में ज़्यादा कोई सूजन नहीं होती है या लीवर हमारा डैमेज नहीं होता है इतना ज़्यादा, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, यहाँ पर आप बच सकते हो। लेकिन NaSH थोड़ा खतरनाक है, इसमें जो लीवर है वो फिब्रोसिस में, या फिर कह सकते हो लीवर में इतनी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ही ज़्यादा सूजन हो सकती है और सूजन के साथ साथ फैट जम सकता है, जिसकी वजह से लीवर काम करना बंद कर सकता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल लीवर। और नॉर्मल लीवर से यहाँ पर जब एक कंडीशन बुरी हो जाएगी, फैट जमना जब शुरू होगा, स्टार्टिंग स्टेज आपको देखने को मिलती है, तो वह है सिंपल स्टियोटिसिस। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और स्टेज आ गई यानी कि नैश या फिब्रोसिस के नाम से जानते हैं हम। तो नैश में क्या होगा, नैश में नाश ही हो जाएगा लीवर का, मतलब कि अगर आप देखोगे लीवर बहुत ज़्यादा सूज जाएगा। और फिर उसके बाद में अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दिया गया तो आने वाले 10 से 15 साल में जो इंसान यहाँ पर इस बीमारी से गुजर रहा है, वो आने वाले 10 से 15 साल में उसका जो लीवर है वो सिरोसिस से गुजरेगा। सिरोसिस बेसिकली लीवर की जो बीमारियाँ होती हैं ना, उसमें एक अंत वाली स्टेज है। अब यहाँ पर इंसान बस खाली चल रही है उसकी ज़िंदगी, और कुछ टाइम बाद यहाँ पर वो सीधा उसको लीवर कैंसर हो जाएगा। उसके बाद में लीवर को रिपेयर करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, उसको वापस से रिपेयर नहीं किया जा सकता, बस खाली रिप्लेसमेंट हो सकता है, बाकी रिपेयर नहीं करवा सकते। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने लगती हैं, समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हु इज़ मोर लाइकली टू डेवलप NaFLD। ये जो बीमारी है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, ये किस पे इंसान में हो सकती है। ऐसे इंसान जो कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या फिर उनका डाइट अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, या कोई इंसान जो टाइप 2 डायबिटीज़ से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बीमारी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, ये किसी भी उम्र के बच्चे को या किसी भी उम्र के बुज़ुर्ग को, यानी कि चाहे वो बच्चे हों बुज़ुर्ग हो, किसी भी पर्टिकुलर एज के पर्सन को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इसका ट्रीटमेंट एग्जैक्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस NaFLD का कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है, बस खाली डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो फटाफट अपना वेट कम करो, ठीक है, वेट को रिड्यूस करो, क्योंकि वज़न कम होगा, फैट कम होगा तो लिवर पे से फैट कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, इससे यहाँ पर आपका जो कंडीशन है वो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। बाकी यहाँ पर कोई इंसान है जिसको ये बीमारी भी हो चुकी है, प्लस उसको ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो वो अपनी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की जो अलग से दवा है वो चला सकता है, वो कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा कम कर सकता है, इन बीमारियों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकता है, जिसके माध्यम से लिवर को भी थोड़ा सा राहत मिलेगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात की जा रही है चिनाब ब्रिज के बारे में, और आपको पता होगा आज का जो थंबनेल वाला आर्टिकल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज है चिनाब ब्रिज, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो अभी कुछ महीने पहले तो ये बनकर तैयार हो गया था। नाउ अभी ये न्यूज़ निकल कर आई है कि जो ये चिनाब ब्रिज है, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर एक हाईएस्ट स्टील आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा आर्क बना हुआ है, ये आप ऐसे देख सकते हो, इसको तो हम आर्क बोलते हैं ना। ये पहले स्टील की एक बहुत बड़ी आर्क बना रखी है, उसके ऊपर से यहाँ पर यह ब्रिज निकाला गया, इसके ऊपर से ट्रेन गुजर सकती है, यानी कि अब जो कश्मीर वाला रीजन है ना वो भारत से पूरी तरह से जुड़ चुका है। आप सीधा ट्रेन से जा सकते हो कश्मीर तक। पहले यहाँ पर ये रास्ता नहीं था, बीच में खाई थी, घाटी थी, वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल था, बट अभी ट्रेन से यहाँ पर पूरी जो कनेक्शन है वो बना दी गई है इस ब्रिज के माध्यम से। तो जो चिनाब ब्रिज है दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क ब्रिज है। कहाँ पर सिचुएटेड है, जम्मू कश्मीर के रियासी टाउन के अंदर में। और बोला जा रहा है कि अब इस एरिया को यहाँ पर जल्दी हम टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर देंगे, यानी कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे घूमने जा सकेंगे। एज अ टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकॉनमी है वो भी ग्रो हो सकेगी। नाउ अब बात करते हैं चिनाब ब्रिज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर चिनाब ब्रिज कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। 1.3 किलोमीटर का एक लंबा ब्रिज है। कितनी ऊंचाई पर है, 359 मीटर की ऊंचाई पर। मैं आपको अगर ये ब्रिज का फोटो दिखाऊं तो जो नीचे नदी बह रही है ये चिनाब नदी है।
चिनाब नदी से ऊपर अगर आप देखोगे तो 359 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है, इसको बनाया गया है। ठीक है, और एक हाईएस्ट सिंगल आर्क ब्रिज है, यानी इकलौता आपको ये आर्क देखने को मिलेगा। इस आर्क के ऊपर इस पूरे के पूरे पुल को टिका रखा है। ये आर्क बहुत मजबूत है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चिनाब ब्रिज है ना, ये हमारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अब ये क्या है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली एक रेलवे लाइन है जो कि हमारे पूरे कश्मीर को भारत के साथ में जोड़ने का काम करती है, क्योंकि बीच में कई सारी खाई हैं जिसकी वजह से कश्मीर का कनेक्शन भारत के साथ में नहीं होता है। लेकिन ये रेलवे लाइन की वजह से कश्मीर अब पूरे भारत से जुड़ चुका है। आपको सीधा कश्मीर जाना हो ट्रेन से तो यहाँ पर आप जा सकते हो, क्योंकि बीच में यहाँ पर ये रेलवे लिंक है। ठीक है, तो ये जो रेलवे लिंक है इसका मेन मकसद क्या है, कश्मीर को हमारे पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करना, प्लस इस एरिया के अंदर में और ज़्यादा डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाओगे सीधा ये जो रेलवे लिंक है वो इस तरीके से जाता है और कश्मीर तक पूरी ऊपर तरीके से कनेक्टिविटी को बनाता है। बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है चिनाब ब्रिज के बारे में। तो ये हमारा इस रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मैंने आपको बता दिया। चिनाब ब्रिज के फीचर्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो मेन बीच में आर्क यूज़ किया गया है वो उसमें स्टील बॉक्सेस का यूज़ कराया गया है, और स्टील के जो डब्बे यूज़ करे गए हैं उसमें बहुत सारा जो कंक्रीट है, ठोस कंक्रीट, उसको भर दिया गया है ताकि स्टील की मजबूती दुगनी हो जाए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये जो ब्रिज है दोस्तों, ये जो ब्रिज आपको देखने को मिल जाता है, इसको डिज़ाइन किया गया है लगभग इस तरीके से कि ये 120 साल तक ऐसे चलने वाला है, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस तरीके से मजबूती रखी गई है कि इतनी ऊंचाई पर अगर 266 किलोमीटर पर आवर की तेज़ी से भी अगर हवा चलती है तो उतनी तेज़ी से जो स्पीड से हवा चलेगी उससे भी यहाँ पर ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ में अगर अर्थक्वेक, बहुत भयंकर अर्थक्वेक, भूकंप भी आता है तो उसकी वजह से भी ब्रिज के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरीके से यहाँ पर ब्रिज की कनेक्टिविटी को लेकर चला जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने इस लेक्चर से जाना होगा। अब फटाफट हम लोग बात करेंगे और अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्पेशली प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस, उसको यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे एक एक करके। पहले मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने सारे आंसर्स नीचे लिखने हैं लाइव चैट में, नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर लाइन से एक साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताऊंगा ताकि आप रीमैच कर सको, चेक कर सको आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रीलिम्स रैपिड फायर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लैटिपस। प्लैटिपस को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, तो प्लैटिपस, क्या प्लैटिपस एक प्रकार का एम्फीबियन मैमल है जो कि केवल और केवल भारत में पाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, क्या जो ये प्लैटिपस है इसके पास में एक स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स है जिसको हम लोग इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रो रिसेप्टर के माध्यम से अपने शिकार का, जो भी यहाँ पर उसका शिकार है, उसकी जो भी यहाँ पर मतलब जानवर वगैरह जो खाता है उसको यहाँ पर शिकार करता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। सही उत्तर क्या होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात की जा रही है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो ये जो मिसाइल सिस्टम है इसको लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, क्या ये जो मिसाइल है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को टैकल करने के लिए, यानी कि अगर नीचे हवा में यहाँ पर कोई दुश्मन है उसको मार के गिराने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो हमारा मिसाइल सिस्टम है इसके अंदर में एक लाइट वेट पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल होती है जिसको यहाँ पर एक इंडिविजुअल भी फायर कर सकता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे चिनाब ब्रिज के बारे में पूछा गया है। चिनाब ब्रिज को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो चिनाब ब्रिज है क्या यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये चिनाब ब्रिज है ये अपने आप में एक सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है पूरे दुनिया में। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ को लेकर। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट, जो ये दोस्तों बीमारी है ना, जितने भी यहाँ पर प्रकार होते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के, जितने भी इसके फॉर्म होते हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे लिवर को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर कॉमन होती है उन पर्सन के अंदर में जो टाइप 2 डायबिटीज़ से गुजर रहे होते हैं। तीसरा, आज के समय में कोई भी प्रॉपर दवाई नहीं है इस NAFLD की बीमारी से लड़ने के लिए।
तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है भोजनाकोंदा साइट के बारे में। अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद होगा। इस साइट को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगेन बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो साइट है, जो स्थल है, ये एक बुद्धिस्ट साइट है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट, ये जो साइट है इसमें सबसे बड़ा फीचर यह है कि बुद्धिज़्म के जो तीनों फेस हैं, हिनायन, महायान और वज्रायन, वो तीनों देखने को मिलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, ये जो साइट है यहाँ पर आपको फीचर देखने को मिलेगा, एक फिगर देखने को मिलेगा काल भैरव का, जिनका हेड लॉर्ड गणेश का है, और वो यहाँ पर जो शंख होते हैं, शंख की शल यहाँ पर उन्होंने पहन रखी है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं? तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटैम्प्ट किया होगा। नाउ एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स का जो डिस्कशन है अभी हम यहाँ पर करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था भोजनाकोंदा साइट के बारे में, 3 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कितने सही हैं? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है। अब करेक्ट है तो यहाँ पे कुछ समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, जहाँ पे इनकरेक्ट होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा एक्जैक्टली गलती क्या है। फिर आपसे पूछा गया नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, बताओ तीनों स्टेटमेंट से कितने स्टेटमेंट सही है? केवल 2 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है? वो पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि NAFLD जो बीमारी होती है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, इसके सभी जो प्रकार हैं वो हमारे जो लीवर उसको बर्बाद नहीं करते। कुछ प्रकार यहाँ पर ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, ज़्यादा लीवर को डैमेज नहीं करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है जो ज़्यादा डैमेज करती हैं। इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, और तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल जाता है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया चेनाब ब्रिज को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है? दोनों के दोनों सही हैं। अब यहाँ पर भी कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है जब दोनों सही हैं तो। फिर पूछा गया वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताओ कौन सा सही है? अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर बात आ रही है प्लेटिपस की। अब प्लेटिपस को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। अब यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। ये देखो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, केवल दूसरा वाला सही है। पहला वाला क्यों गलत है? पहला वाला स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्लेटिपस है ये एक ऐसा एम्फीबियन मैमल है जो केवल और केवल भारत में पाया जाता है। ऐसा है क्या? नहीं, मैंने आपको बोला दुनिया भर में पाया जाता है प्लेटिपस, केवल एंटार्क्टिका को छोड़कर, बाकी सब जगह भी देखने को मिलता है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए हैं फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिख देना, और बाकी प्रैक्टिस करते रहो। कल फिर से मिलेंगे, कल फिर से यहाँ पे क्वेश्चंस लिखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको मज़ा आएगा। और धीरे धीरे यहाँ पर ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपकी पहले से हैबिट हो चुकी है डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। समझ गए? नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।